Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel. And guys, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम लोग अभी लास्ट सेशन से स्टार्ट कर रहे हैं आपके क्विज टाइप क्वेश्चंस को। यानी ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके क्विज बेस्ड है, मतलब आपको खुद इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। लास्ट वीडियो में हमने 10 क्वेश्चंस कवर किए थे और इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मिस ना हो। साथ ही अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हम अपनी जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एंड गाइस, वन मोर थिंग, हम लोग ने यूनिट 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखे हैं। यूनिट 2 में भी हमने सेम किया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस किए हैं और ये क्विज हो गया, आपके प्रीवियस और क्वेश्चंस हो गए, ये सब ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो अगर आपने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करेंगे सेशन। So the first question of the session is a PhD scholar conducted a study। एक PhD स्कॉलर है जिसने एक स्टडी कंडक्ट की विद अ व्यू, इस व्यू के साथ टू एड्रेस द लैंग्वेज प्रॉब्लम ऑफ ट्राइबल चिल्ड्रन। यानी कि जो ट्राइबल चिल्ड्रन होते हैं, जो कबीले के बच्चे होते हैं, उनके साथ लैंग्वेज की प्रॉब्लम रहती है। तो उस लैंग्वेज प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए PhD स्कॉलर ने क्या किया, एक स्टडी कंडक्ट की एलिमेंट्री लेवल पर। एलिमेंट्री लेवल आप कह सकते हो कि 1st to 5th लेवल। दिस स्टडी कैन बी कैटेगराइज्ड एज। तो इस स्टडी को क्या कहा जाएगा? अगर आप लैंग्वेज पर कोई भी स्टडी कर रहे हैं किसी भी कम्युनिटी के चाइल्ड्स पे, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? एक्शन रिसर्च कहलाएगी, अप्लाइड रिसर्च कहलाएगी, बेसिक रिसर्च कहलाएगी या नन ऑफ द अबव कहलाएगी? तो एक्शन रिसर्च तो नहीं होगा ये, ठीक है। बेसिक रिसर्च भी नहीं है। बेसिक रिसर्च हमने पढ़ा था, सबसे पहली जो हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ी थी उसमें सबसे पहली जो रिसर्च पढ़ी थी बेसिक रिसर्च थी वो, ठीक है। तो ये वो भी नहीं है। हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हिंदी में देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर आदिवासी बच्चों की भाषा संबंधी समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से एक PhD विद्वान ने एक अध्ययन किया और इस अध्ययन को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। कैसे? इसको आप एक्शन रिसर्च का नाम देंगे, अप्लाइड रिसर्च का नाम देंगे, बुनियादी अनुसंधान कहेंगे या फिर कुछ नहीं। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। A study on the topic perception of tribal people about formal education। अब अगर कोई स्टडी हो रही है इस टॉपिक पे कि जो मतलब परसेप्शन ऑफ ट्राइबल पीपल अबाउट फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन के रिगार्डिंग ट्राइबल पीपल्स का जो परसेप्शन रहता है, ठीक है, तो वो किस ये टॉपिक है स्टडी का। तो ये जो स्टडी है ये किस टाइप में आएगी? इसको आप एथनोग्राफिक कहेंगे, हिस्टोरिकल कहेंगे, एक्सपेरिमेंटल कहेंगे या एक्सपोज्ड फैक्टो कहेंगे? तो देखिए, ये हिस्टोरिकल नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐतिहासिक बात नहीं हुई है। एक्सपेरिमेंटल नहीं है क्योंकि यहाँ पर आप कोई भी प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपोज्ड फैक्टो भी ये नहीं है, ठीक है। ये तीनों ही ऑप्शन जब कट जाते हैं तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज़ एथनोग्राफिक। ये एथनोग्राफिक क्यों है? क्योंकि एथनोग्राफिक को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें कहीं ना कहीं एथिक वर्ड आता दिखाई देगा। अगर आप इस एथनो को देखेंगे तो आपको यहाँ से एथिक या एथनिक वर्ड दिखाई देगा। तो और ग्राफिक का मतलब क्या होता है? ग्राफिक का मतलब होता है कुछ भी रिटन फॉर्म में हो, ठीक है, कुछ भी लिखा हुआ, ठीक है। तो ये सब आप किसी भी चीज़ को आप लेखन के द्वारा प्रदर्शित करें तो उसको आप ग्राफिक बोलते हैं। तो यहाँ पर एथिक राइटिंग की अगर बात आ रही है तो ये जो परसेप्शन है ये आपका किस में आएगा कि आप किस, मतलब कैसी आपकी विचारधारा है, कैसी ट्राइबल पीपल्स की विचारधारा है एजुकेशन को लेके, तो आप वो अपने एथिक्स का यूज़ करके इसको लिखित फॉर्म में लिखेंगे। इसीलिए हमारा यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, एथनोग्राफिक। औपचारिक शिक्षा के बारे में जनजातीय लोगों की धारणा विषय पर एक अध्ययन प्रकार के अंतर्गत आता है। किस प्रकार के अंतर्गत आएगा? तो नरवंश विज्ञान, ऐतिहासिक, प्रायोगिक या एक्सपोज्ड फैक्टो। तो बिल्कुल आएगी ये नरवंश विज्ञान।
एरर इन द फाइंडिंग्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी। अब आप कोई भी एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं, उसकी जो फाइंडिंग्स होती हैं उनमें जो एरर होता है वो आपका किसकी वजह से कॉज होता है, तो वो कॉज होता है डेलिब्रेट सिलेक्शन ऑफ सम ब्राइट स्टूडेंट्स। ठीक है, कुछ ब्राइट स्टूडेंट्स के डेलिब्रेट सिलेक्शंस की वजह से फॉर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के लिए, तो उसको आप क्या कहेंगे, इज नोन एज, उसको आप रैंडम सैम्पलिंग एरर कहेंगे, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एरर कहेंगे, या फिर आप रैंडम मेजरमेंट एरर कहेंगे, या आप इसको सिस्टमैटिक मेजरमेंट एरर कहेंगे। तो देखिए बात आ रही है कि आप एक्सपेरिमेंटल स्टडी में जो फाइंडिंग्स में एरर आ रही है वो किसकी वजह से हो रही है, कि जो कुछ ब्राइट स्टूडेंट्स रखे गए थे, जो कुछ ब्राइट स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, उनकी वजह से हो रही, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो ये कहे जाएंगे रैंडम मेजरमेंट एरर। क्या कहलाएगी, रैंडम मेजरमेंट एरर, क्योंकि ये सिस्टमैटिक नहीं है, रैंडम सैम्पलिंग भी नहीं है और सिस्टमैटिक मेजरमेंट भी नहीं है, रैंडम मेजरमेंट एरर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रयोगात्मक समूह के लिए कुछ मेधावी छात्रों के जानबूझकर चयन के कारण एक प्रयोगात्मक अध्ययन के निष्कर्षों में त्रुटियां क्या कहलाती हैं, तो ये आपकी कहलाती हैं यादृच्छिक माप त्रुटि। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, व्यवस्थित नमूनाकरण त्रुटि होगी है। ठीक है, गलत हो गया, यहाँ पर भी आ जाएगा आपका सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एरर, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, एंड इट इज द साइज ऑफ ए सैम्पल फॉर अ स्टडी मोस्टली डिपेंड्स ऑन। किसी भी एक सैम्पल का जो साइज़ होता है किसी भी स्टडी के लिए वो किस पर निर्भर करता है, पॉपुलेशन की ग्रेविटी पर निर्भर करता है, ज्योग्राफिकल एरिया क्या है स्टडी का उस पर निर्भर करता है, या फिर आपकी होमोजेनिटी और हेट्रोजेनिटी पर निर्भर करता है पॉपुलेशन की, या फिर पॉपुलेशन के टाइप पर। तो बिल्कुल जब आपको किसी भी स्टडी के लिए सैम्पल का साइज़ डिसाइड करना है तो आपको क्या देखना होगा कि वो जो सैम्पल है, ठीक है, जो सैम्पल आप जिस भी पॉपुलेशन से ले रहे हो उसकी होमोजेनिटी क्या है और उसकी हेट्रोजेनिटी क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक अध्ययन के लिए नमूना का आकार अधिकतम किस पर निर्भर करेगा, जनसंख्या का गुरुत्वाकर्षण नहीं, ग्रेविटी की यहाँ बात ही नहीं है, अध्ययन के भौगोलिक क्षेत्र नहीं, भौगोलिक क्षेत्र के लिए भी नहीं, क्योंकि भौगोलिक क्षेत्रों अगर हम देखें तो अगर हम सॉइल देखें तो सॉइल काफ़ी भौगोलिक क्षेत्र सॉइल का बहुत बड़ा होगा, तो क्या हम ज़्यादा साइज़ लेंगे, नहीं ना। तो जनसंख्या की एकरूपता और विषमता पर बिल्कुल हम देखेंगे जनसंख्या की एकरूपता और उसकी विषमता, इसकी बेसिस पे जो है हम साइज़ का निर्धारण करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इनकरेक्ट पेयर। यहाँ पर आपको पेयर दिए हुए हैं और आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा जो है वो गलत है। तो यहाँ पर ये ऐसे ही लिख दिया है, यहाँ हमको देखना है जो रैंक कोरिलेशन है ये आपका लिखा है स्पीयरमैन, ठीक है, इसके सामने है। प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन ये है आपका पियर्सन, ठीक है। स्प्लिट हाफ कोरिलेशन ये हैं आपके कोडेर रिचार्डसन, ठीक है। और अगर हम फोर्थ वाला देखें तो ये आपका जाएगा, ये हैं आपके क्रेमर। कौन है, क्रेमर। मैं एक बारी फिर से लिख देती हूँ, रैंक कोरिलेशन आपका जाएगा स्पीयरमैन के साथ, ये वहाँ पर शिफ्ट हो गया है। ये आपका जाएगा पियर्सन के साथ, ये आपका जाएगा रिचार्डसन के साथ, स्प्लिट हाफ कोरिलेशन, और कॉन्टिंजेंसी कोरिलेशन क्रेमर। तो यहाँ हमसे पूछा है कि ऑड वन आउट कौन सा है, यानी कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो ये जो रैंक कोरिलेशन है बिल्कुल ये स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था, सही है। प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन पियर्सन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। स्प्लिट हाफ कोरिलेशन कोडर रिचार्डसन का है, लेकिन कॉन्टिंजेंसी कोरिलेशन क्रेमर का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, तो यहाँ पर रैंक सहसंबंध स्पीयरमैन, उत्पाद क्षण सहसंबंध पियर्सन, ठीक है। स्प्लिट हाफ सहसंबंध कोडर रिचर्डसन, आकस्मिकता सहसंबंध क्रैमर। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा हियर गोज विद ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, when a non-directional hypothesis is stated, the test of significance would be। जब आप कोई भी नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को
स्टेट करते हैं, बताते हैं, तो जो टेस्ट होता है सिग्निफिकेंस का वो कैसा होता है, वन टेल्ड होता है, टू टेल्ड होता है, दोनों वन टेल्ड या टू टेल्ड होगा, या फिर एक भी नहीं होगा। तो देखिए, जब आप कोई भी नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को स्टेट करते हैं तो जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस होता है आपका वो हमेशा कैसा होता है, टू टेल्ड होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जब एक गैर दिशात्मक परिकल्पना कही जाती है तो महत्व का परीक्षण कैसा होगा, तो महत्व का परीक्षण कैसा होगा, यहाँ पर ऑप्शंस गलत हो गए हैं आपके, तो इसको आप इग्नोर करिए। हिंदी में मैं आपको बता देती हूँ, देखिएगा आप, इसको आप बोलेंगे वन टेल्ड और टू टेल्ड, तो यहाँ पर आपका ये टू टेल्ड हो जाएगा, ठीक है, जिसको आप द्विपक्षीय कहेंगे, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द क्रिटिकल डिफरेंस बिटवीन नेचुरलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म इज इन द इम्पोर्टेंस अकॉर्डिंग टू। अब जो क्रिटिकल डिफरेंस होगा नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म में, वो किसकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग होगा, एम के, मेथड के, सोशल कंटेक्स्ट के, या फिर इवोल्यूशन के। सो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद एम, दैट इज उद्देश्य। यहाँ देखेंगे प्रकृतिवाद और व्यावहारिकता के बीच महत्वपूर्ण अंतर महत्व में है क्या, तो वो है आपका लक्ष्य का। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाइज फ्रॉम, कोरिलेशन का जो कोफिशिएंट होता है वो कहाँ, किस रेंज से किस रेंज के बीच में लाई करता है, तो क्या +1 से -1 के बीच में लाई करता है, 0 से -1, -1 से 0, या +1 से 0। तो बिल्कुल कोफिशिएंट जो होता है कोरिलेशन का, आपको हमेशा याद रखना है, वो लाई करता है +1 to -1। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सह संबंध का गुणांक कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ये आपको देखने को मिलेगा धनात्मक 1 से लेकर ऋणात्मक 1 तक। Which of the following statement is true for the relationship between reliability and validity of a research tool? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही मानी जाएगी अगर आप रिलेशनशिप रखेंगे रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, विश्वसनीयता और वैधता के बीच में जो संबंध है उसके रिगार्डिंग यहाँ से कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखिए, रिलायबल टेस्ट हमेशा वैलिड होगा, वैलिड टेस्ट रिलायबल हो सकता है, या फिर वैलिड टेस्ट रिलायबल विश्वसनीय नहीं होगा, या फिर रिलायबल टेस्ट कभी भी वैलिड नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वैलिड टेस्ट। जो वैलिड टेस्ट होगा वो आपका रिलायबल हो सकता है। एक वैध में अगर वैध है परीक्षण तो वो विश्वसनीय हो सकता है। शोध उपकरण की विश्वसनीयता और वैधता के बीच संबंध के लिए निम्नलिखित में से आपको कौन सा कथन सत्य लगा, तो एक विश्वसनीय परीक्षण हमेशा मान्य होता है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि विश्वसनीय परीक्षण हमेशा मान्य होगा, वैध होगा। एक वैध परीक्षण विश्वसनीय होना चाहिए, बिल्कुल। एक वैध अगर परीक्षण वैध है तो उसको विश्वसनीय भी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इट इज reorganize the following steps of descriptive research in a correct sequence। अब यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के जो स्टेप्स हैं उनको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। देखिए, कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए प्रॉब्लम, अरेंजिंग ऑफ जनरलाइजेशंस, ड्राफ्टिंग ऑफ द रिपोर्ट, फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस। अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखेंगे तो ऑलरेडी हमने इस क्वेश्चन को प्रीवियसली डिस्कस किया है, तो इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए और आप फटाक से खुद ब खुद आंसर करेंगे कि क्या रहेगा इसका सीक्वेंस, क्या स्टेप्स हम सीक्वेंस वाइज इसको फॉलो करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले अगर हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात करें तो इन स्टेप्स में से सबसे पहला स्टेप जो रहेगा वो रहेगा आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम का क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे। जब आप प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे उसके बाद आप हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन करेंगे। जब हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन हो जाएगा उसके बाद आप कलेक्शन करेंगे और डेटा को प्रोसेस करेंगे। डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो आएगा वो आप क्या करेंगे, जब आप डेटा को कलेक्ट भी कर लेंगे और डेटा को प्रोसेस भी कर लेंगे तो अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा उसमें आप रिजल्ट को जो है वो इंटरप्रीट करेंगे, इस डेटा को इंटरप्रीट करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको देना है, उसके बाद आप जनरलाइजेशन को अरेंज करेंगे, ठीक है। जब आप डेटा इंटरप्रीट कर देंगे फिर जो जनरलाइजेशन आपका बनेगा उसको आप अरेंज करेंगे और उसको अरेंज करने के बाद जो आपका लास्ट स्टेप रहेगा उसमें आप क्या करेंगे, रिपोर्ट को तैयार करेंगे। हिंदी में देखेंगे
तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा, तो दैट गोज विथ 3, 6, 1, 2, 4 and 5 and it is here in option number 4. तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हिंदी में देखेंगे, वर्णनात्मक अनुसंधान के निम्नलिखित चरणों को एक सही क्रम में आपको पुनर्गठित करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले डेटा का संग्रह, प्रसंस्करण, परिणामों की संख्या, समस्या की पहचान। तो जो पहला स्टेप है वो क्या है आपका, समस्या की पहचान करना। समस्या की पहचान करने के बाद क्या करना है, समस्या की पहचान करने के बाद परिकल्पना का निरूपण करना है। परिकल्पना का निरूपण करने के बाद क्या करा जाएगा, डेटा का संग्रह, प्रसंस्करण और उसके बाद परिणामों की करी जाएगी व्याख्या। परिणामों की व्याख्या करने के बाद सामान्यीकरण की व्यवस्था करी जाएगी और उसके बाद आप एक रिपोर्ट और मसौदा तैयार करेंगे। ठीक है, और ये आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर 4 डी में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन टू एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपोस्ट फैक्टर डिजाइन ऑफ रिसर्च। इनमें से कौन कॉमन नहीं है, अगर हम बात करें मतलब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में भी और एक्सपोस्ट फैक्टर डिजाइंस में, दोनों में कॉमनली यूज ना होने वाली कौन सा यहाँ पर ऑप्शन है, तो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में भी देखने को मिलता है, साथ ही साथ इसको आप एक्स पोस्ट फैक्टर डिजाइंस में भी देखते हैं। तो ये दोनों में कॉमन है, पर हमसे पूछा है कि कॉमन नहीं है, गलत वाला हमको बताना है। मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कंट्रोलिंग एक्सट्रेनियस वेरिएबल, बिल्कुल आप एक्सट्रेनियस जो आपका बाहरी चर होता है उसको कंट्रोल कर नियंत्रण करते हैं, दोनों में नियंत्रित करते हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, निर्भर चर होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसको आप ऑब्जर्व करते हैं, बिल्कुल। लेकिन हमारा जो मैनिपुलेशन और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये आपको दोनों में देखने को नहीं मिलता, दोनों में कॉमन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान के प्रयोगात्मक और कार्योत्तर डिजाइन के लिए आम नहीं है, तो कारण और प्रभाव संबंध दोनों में देखेंगे, बाहरी चर को नियंत्रित करेंगे, आश्रित चर का अवलोकन करेंगे, लेकिन स्वतंत्र चर का हेरफेर यहाँ पर नहीं, कॉमन नहीं है। ठीक है, An optional definition of a construct is the one which defined it in terms of, एक ऑपरेशनल डेफिनेशन जो है वो एक कंस्ट्रक्ट है जिसमें क्या होता है, आप इसको डिफाइन करते हैं किस टर्म में, तो इसको आप अदर कंस्ट्रक्ट मानते हैं, इम्प्लाइड बिहेवियर पैटर्न मानते हैं, एक्टिविटीज़ नेसेसरी टू मेजर इट, या फिर अदर इक्वलेंट वर्ड्स इन द डिक्शनरी। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एक्टिविटीज़ नेसेसरी टू मेज़र इट। इसको मेज़र करने के लिए आपको ऑपरेशनल डेफिनेशन को किसी भी एक कंस्ट्रक्ट की ऑपरेशनल डेफिनेशन को देने के लिए आपको एक्टिविटीज़ की ज़रूरत हमें पड़ती है उसको मेज़र करने के लिए। एक निर्माण की एक परिचालन परिभाषा वह है जो कि परिभाषित करती है क्या, अन्य निर्माण को नहीं, निहित व्यवहार पैटर्न को नहीं से मापने के लिए आवश्यक गतिविधियों को। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रिसर्च प्रोसेस। एक रिसर्च प्रोसेस की एक शोध प्रक्रिया का इनमें से कौन सा कैरेक्टर मतलब विशेषता नहीं है। एम्पेरिकल अप्रोच, सिस्टमैटिक एंडेवियर, अनकंट्रोल्ड कंडीशन या फिर क्रिटिकल एनालिसिस। तो यहाँ अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर आपका अनकंट्रोल्ड कंडीशंस के साथ जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि पूछा है रिसर्च प्रोसेस की विशेषता नहीं है, तो एम्पेरिकल अप्रोच खुद एक रिसर्च प्रोसेस है तो ये तो विशेषता के अंतर्गत आएगा। उसके बाद आपको सिस्टमेटिक एंडेवियर करना होता है, बिल्कुल करना होता है, क्रिटिकल एनालिसिस भी आप वहाँ करते हैं, लेकिन अनकंट्रोल्ड कंडीशंस वहाँ पर नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी शोध प्रक्रिया की विशेषता नहीं है, तो अनुभवजन्य दृष्टिकोण बिल्कुल आपको देखने को मिलता है शोध में, व्यवस्थित प्रयास भी आप देखते हैं शोध में, लेकिन अनियंत्रित स्थिति यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलती, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फील्ड स्टडी। आपको फील्ड स्टडी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स पढ़नी है और आपको फिर बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है एज यूजुअली। तो हमारी जो पहली स्टेटमेंट है फील्ड स्टडी के बारे में, वो कहती है कि फील्ड स्टडी जो है उसको कंडक्ट किया जाता है रियल लाइफ सेटिंग में। दूसरी स्टेटमेंट बोलती है कि ये इफेक्टिवली यूजेस होती है साइंटिफिक मेथड, मतलब इफेक्टिवली साइंटिफिक मेथड को यूज़ करती है। पहला सही है बट दूसरा गलत है।
दूसरा सही है पर पहला गलत है, दोनों ही पहले और दूसरे गलत हैं, या फिर दोनों में से एक भी सही नहीं है। क्षेत्र अध्ययन के बारे में आपको कथन पढ़ने हैं और सही बताना है। तो पहला कथन है, एक वास्तविक जीवन सेटिंग में एक क्षेत्र अध्ययन किया जाता है। द्वितीय में कहा है, यह प्रभावी ढंग से वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करता है। ऑप्शंस में आपको दिया है कि प्रथम सही है लेकिन द्वितीय सही नहीं है, द्वितीय सही है लेकिन प्रथम नहीं है, प्रथम और द्वितीय दोनों सत्य हैं और दोनों में से कोई भी सत्य नहीं है। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा गोज विद ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर ये जो स्टडी है आपकी फील्ड स्टडी, ये कंडक्ट होती है रियल लाइफ सेटिंग में। बिल्कुल, जब आप कोई फील्ड स्टडी कर रहे हैं तो आप रियल में जाएंगे ना उस फील्ड पर, लेकिन इसमें आप साइंटिफिक मेथड का इफेक्टिवली यूज़ नहीं करते। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा गोज विद ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर 1। प्रथम सही है लेकिन द्वितीय सही नहीं है। रीड द फॉलोइंग। अब इसमें फिर से आपको सेम करना है, दोनों स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। स्टेटमेंट्स हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट में बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है, अभी हमने देखा था सहसंबंध गुणांक होता है, वो आपका ऋणात्मक भी हो सकता है और आपका धनात्मक भी हो सकता है। और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे बोलता है कि जो रिलायबिलिटी है किसी भी एक टेस्ट की वो नेगेटिव हो सकती है। तो यानी कि विश्वसनीयता क्या नेगेटिव ऋणात्मक हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर कौन सी करेक्ट है। फर्स्ट में आपको बोला है कि फर्स्ट इज रॉन्ग बट सेकंड इज करेक्ट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, दोनों ही सही हैं। और फिर आपसे बोला है फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज रॉन्ग, तो बिल्कुल एज यूजली आपका सही है कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो नेगेटिव भी होता है, आपको पॉजिटिव भी देखने को मिलता है। जैसे कि हमने देखा था कि रेंज क्या होती है, तो रेंज से ही आप पता लगा लेंगे कि रेंज हमारी आ रही थी -1 to +1, ठीक है। तो माइनस भी आ रहा था, प्लस भी आ रहा था, इसका मतलब ऋणात्मक और धनात्मक यानी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होंगे। ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन रिलायबिलिटी टेस्ट की नेगेटिव हो सकती है, ये स्टेटमेंट गलत है। इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा यहाँ पर सहसंबंध गुणांक ऋणात्मक होने के साथ साथ धनात्मक भी हो सकता है, बिल्कुल सही, लेकिन एक परीक्षण की विश्वसनीयता नकारात्मक नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाता है वो जाता है आपका प्रथम सही है लेकिन द्वितीय गलत है। Which of the following is not correctly matched। अब यहाँ पर आपको ये 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं और इनमें से पूछा है कि करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है। तो अगर हम बात करें टेस्ट और रिटेस्ट की, तो ये स्टेबिलिटी के लिए होता है। बिल्कुल, आप कोई परीक्षण कर रहे हैं, दोबारा से परीक्षण कर रहे हैं ताकि आप वहाँ पर क्या ला सकें, स्थिरता ला सकें। स्प्लिट हाफ मतलब बीच में से किसी भी चीज़ को तोड़ देना, तो ये आपकी इंटरनल कंसिस्टेंसी है। बिल्कुल, अगर कोई भी चीज़ मतलब इंटरनल कंसिस्टेंसी, आप इसको ऐसे देख लीजिए, आप बीच में से किसी चीज़ को कब तोड़ते हैं, जब आपको उसको क्या करना है, इक्वल अमाउंट पे किसी को बांटना है, या फिर वो एक जगह पे कंप्लीट नहीं आ पा रहा है तब। KR20, तो KR20 एक तरह की स्टेबिलिटी है। और दूसरा यहाँ पर आपसे बोला है कि पैरेलल फॉर्म इक्विवेलेंस। तो बिल्कुल पैरेलल फॉर्म का मतलब क्या है, अगर हम बोलते हैं ना कि ये वाली लाइंस जो है ये इसके पैरेलल हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा यहाँ पर वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। सही होने के कारण दोनों गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्टली मैच्ड नहीं है, और इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये सुमेलित नहीं है। टेस्ट रिटेस्ट स्थिरता, ठीक है, स्प्लिट हाफ आंतरिक स्थिरता, लेकिन ये वाला गलत है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अब डिस्पर्जन का इनमें से कौन सा मेजर नहीं है, रेंज नहीं है, मोड नहीं है, मीन डेविएशन नहीं है, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है। तो मोड जो है वो आपका यहाँ पर डेविएशन का, यानी आप कह सकते हो कि डिस्पर्जन का जो है वो मेजर नहीं है, क्योंकि डिस्पर्जन जो आपका होता है उसमें रेंज भी होती है, डेविएशन भी आपको देखने को मिलते हैं। डिस्पर्जन जैसे पहले प्रिज्म का डिस्पर्जन होता है कि आपकी जो रेज आती हैं इस टाइप से जाती हैं, तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी आप निकालते हो, मीन डेविएशन भी निकालते हो, रेंज भी निकालते हो, लेकिन मोड यहाँ पर नहीं निकाला जाता। तो यही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फैलाव का माप नहीं है। तो फैलाव का माप रेंज भी है, मतलब विचलन भी है, मानक विचलन भी है, लेकिन आपका मोड नहीं है। The variance reflecting a systematic difference between groups of measure is termed as। जो वेरिएंस रिफ्लेक्ट करता है सिस्टमैटिक डिफरेंस को ग्रुप्स के बीच में किसी भी एक मेजर्स का, तो वो आपका क्या कहलाता है, उसको आप टोटल वेरिएंस कहेंगे, उसको आप एरर वेरिएंस कहेंगे, या तो उसको एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस या विद इन ग्रुप वेरिएंस, तो उसको कहा जाएगा एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस। यानी उपायों के समूह के बीच एक व्यवस्थित अंतर को दर्शाने वाले प्रसरण को कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है आपका प्रायोगिक विचरण।
Next, the difference between a statistical average based on the entire population and the one based on a sample is known as. स्टैंडर्ड एरर कहेंगे, मीन डिफरेंस कहेंगे, सैम्पलिंग एरर कहेंगे या फिर मीन डेविएशन कहेंगे. अगेन यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सैम्पलिंग एरर. तो संपूर्ण जनसंख्या पर आधारित सांख्यिकीय औसत और नमूने पर आधारित सांख्यिकीय औसत के अंतर को हम यहाँ पर नमूनाकरण त्रुटि कहते हैं. वही आपने हम ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है जो आपके टाइप्स ऑफ रिसर्च था शायद वहाँ, या फिर सैम्पलिंग टाइप ऑफ सैम्पलिंग में, कि जो संपूर्ण जनसंख्या पर आधारित सांख्यिकीय औसत और नमूने पर आधारित सांख्यिकीय औसत के बीच में जो अंतर आ रहा है उसका कारण क्या है. तो उसका कारण क्या है कि आपके नमूनाकरण में कहीं ना कहीं त्रुटि है, इस वजह से. लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे सेशन का, इट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए स्टैटिस्टिक इज नोन एज. सैम्पलिंग वेरिएंस, स्टैंडर्ड एरर, सैम्पलिंग एरर या स्टैंडर्ड वेरिएंस. दिस क्वेश्चन इज फॉर यू. यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन कॉमेंट सेक्शन. आपको क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हमें कॉमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स जो हमें सही आंसर देंगे उनका नेम यहाँ पर अनाउंस किया जाएगा आपके नेक्स्ट सेशन में. तो कमेंट सेक्शन में इसका करेक्ट आंसर बताना इट्स योर ड्यूटी. क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ. द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक इज नोन एज सैम्पलिंग वेरिएंस, स्टैंडर्ड एरर, सैम्पलिंग एरर या फिर स्टैंडर्ड वेरिएंस. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नेक्स्ट हम हिंदी वाले स्टूडेंट्स को भी शो करते हैं. तो एक आंकड़ा के प्रतिचयन वितरण के मानक विचलन को कहा जाता है. ये तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. एक आंकड़न के प्रतिचयन वितरण के मानक विचलन को क्या कहा जाएगा? नमूनाकरण विचरण कहेंगे, मानक त्रुटि कहेंगे, नमूनाकरण त्रुटि कहेंगे या फिर मानक संस्करण कहेंगे. तो यहाँ आपका क्या रहेगा करेक्ट आंसर, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. हम वीडियो को यहीं स्टॉप करेंगे. आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा. वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके. सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक्स. हैव अ नाइस डे.